Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Towns, early state and economies from 6th century BC to 6th century C. My dear student, in this chapter, I was taught you in your previous class about Ashoka and their some opportunities. We also studied their initial life. Today, we will try to understand about that the Kalinga War and its impact. कलिंग जो कि चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी के समय कलिंग जो मगध का हिस्सा था, मगध साम्राज्य का हिस्सा था, वो उसके पुत्र बिंदुसार के समय मगध से स्वतंत्र होगा ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और जब अशोक गद्दी पे आया तो नो डाउट टू से दैट अशोक वाज मोर कैपेबल देन देयर फादर बिंदुसार, and it was not bearable for Ashok that the Kalinga as an independent state in his reign. So that's why he decided that at any rate, at any cost, I would conquer that. मैं इसे जीत लूंगा। कलिंग को जीतने का उसने प्रयास किया। I have mentioned the two dates 273 BC 269 and 237 BC or 231 BC, 2 सालों का अंतर। The date of Kalinga War is 261। जब वो गद्दी पे बैठा फाइनली 268 या 269 को ले 8 साल इससे घटा दे, 260 इस डेट से होगा और 261 इस डेट से होगा। बुक लिखते हैं कि 261 बीसी में फाइनली अशोका वाज डिसाइडेड टू अटैक ऑन कलिंगा। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पे अटैक किया, कलिंग को उसने जीता। लेकिन कलिंग में हुए अधिक बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, वायलेंस हुआ। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और इससे भी अधिक लोग बेघर हुए। बड़ी संख्या में रक्तपात हुआ। बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि इस नरसंहार को देख के अशोक का दिल बड़ा द्रवित हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म में अडॉप्ट कर लिया और अपने को युद्ध या हिंसात्मक कार्यों से विरत कर लिया, अलग कर लिया। हेमचंद्राचार्य चौधरी भी इस बात को लिखते हैं कि जिस साम्राज्य की स्थापना और विस्तार अशोक के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार उठाकर की थी, अशोक ने तलवार रख करके उसका अंत कर दिया। बट इफ यू विल माइनरली ऑब्जर्व अबाउट द अशोकन हिस्ट्री और इफ यू विल माइनरली ऑब्जर्व अबाउट दैट the Ashokan administration, then you will find that even he accepted that after Kaling War, I never involved himself in war, but he not dissolved their army. अपनी सेना का विघटन नहीं किया उसने। अगर उनके अभिलेखों को आप पढ़ें तो अशोक अपने अभिलेखों में अपने कुछ पड़ोसी राज्यों को जो अर्ध स्वतंत्र थे उनसे ये कहता है कि आप लोग नियम पूर्वक धर्म का पालन करिए, मैं आपको अभय दूंगा। और ये बातें अपने पड़ोसी राज्यों को तभी कह सकता है जब उसके पास शक्ति हो, सेना का सामर्थ्य हो। और इस स्टेटमेंट के आधार पर जो वो अपने अभिलेखों में कह रहा है, इतिहासकार मानते हैं कि अशोक ने अपनी सेना का विघटन की सेना को उसने समाप्त कर दिया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। It was nothing. It was only
the Asokan trick which he adopted to unite their state. Okay, let us try to understand the Kalinga War and their impact. Okay, we are going to discuss your next topic, Kalinga War and its impact. ओके मैंने यहाँ 2 डेट लिखी क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी की जो डेट है और ये नई एनसीईआरटी की डेट है, आप इसके आगे लिख सकते हैं दिस डेट ओल्ड एनसीईआरटी लिखती है और ये जो आप पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी की डेट है। तो इन दोनों डेट के आधार पे मैंने यहां पे 2 डेट लिखा कलिंग वार का 261 बीसी और 260 बीसी और लिख करके लिखा मैंने। तो सो डोंट बी कंफ्यूज 2 डेट देख करके, क्योंकि अगर आप यहां से चलेंगे 8 सालों के बाद उसने युद्ध किया, जब उसने फाइनली अपने को स्थापित कर लिया है शासक के रूप में 269 में, तो 269 से 8 साल अगर आप घटाते हैं -8 कर दीजिए 261 आ जाएगा और यहां पे -8 करेंगे तो ये आ जाएगा 260। इसीलिए हमने यहां पे 2 डेट लिखी 261 260। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए ये चीज आपको याद रखना है कि अशोक जब अपने को पूरी तरीके से राजा के रूप में स्थापित कर चुका था तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष वो कलिंग युद्ध करता है, कलिंग वार के लिए वो आगे बढ़ता है। डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 261 बीसी अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है वो 8 साल घटा के लिखेंगे तो 260 बीसी हो जाएगा। बहरहाल आइए देखते हैं कि कलिंगा वार और उसके प्रभाव, उसका महत्व क्या था। द अर्लीस्ट इवेंट ऑफ अशोका's reign recorded in his inscriptions, his conquest of Kalinga, modern Odisha, and probably some adjoining area. In the 8th year of his reign, don't forget, in the 8th year of his reign, अशोका डिसाइडेड दैट कि हमें कलिंग को जीतना है। 8th year of his reign, this turned out to the first and also the last battle fought by him. Kaling War, it was his first and last battle which अशोका fought, जिसको अशोका ने लड़ा। The Rock Edicts 13th describe vividly the horrors and the miseries of this war and its impact on Ashoka. Ashoka inscription 13. Explain this war and what happened in war. उनके जो बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, अधिक संख्या में जो लोग मारे गए, उनके बारे में अशोक अपने 13वें शिलालेख में इस बात का उल्लेख करता है। According to the edict, 1 lakh people were killed in this war. Several lakhs precedents at 1.5 lakh were taken prisoners. These number may be exaggerated, but one fact comes out clearly that this was
This war had a devastating effect on the people of Kalinga. The horrors of the war completely changed the personality of Asoka. He felt great humor for the atrocities the war brought in its wake. He thus abandoned the policy of aggression and the thought of the conquer that hurts to the people. The drum declaring war were replaced by the drums announcing the ethical and the moral principles. That is what ethical and moral principles. इथिकल है मोरल प्रिंसिपल। इस युद्ध के बाद अशोक के मन में जो नैतिकता और जो इस तरह की बात उत्पन्न हुई, इथिकल एंड मोरल वैल्यूज की जो बात आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही फेल्ट ग्रेट ह्यूमर्स फॉर द atrocities the war brought in its wake. He thus abandoned the policy of aggression and tried to conquer the hearts of the people. The drums declaring war were replaced by the drums announcing ethical and moral principle with the dham ghosh. He took a step for the welfare of people and animal. He sent ambassador of peace to the Greek kingdom in West Asia and several other countries. Ethical and moral principle that was called dham ghosh. अशोक ने डिसाइड किया कि अब वो धम्म घोष का पालन करेगा, धम्म घोष करेगा, विजय घोष की जगह वो धम्म घोष करेगा, लोगों को शांति से जीवित रहने का अधिकार देगा, सभी लोगों को शांति से जीवन यापन करने के लिए कुछ अधिकार, कुछ राइट्स होंगे, जिनकी बात वो करता है। माय डियर, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, द धम्म नीति ऑफ अशोका। If you will read your book, page number 32, a very little bit information about Dhamma of Asoka given. What given in your book? The Asoka was the first ruler who inscribed his message to the subject and official on stone surface, natural rocks as well as polished pillar. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be Dhamma. This include respect toward elders, generosity towards Brahmins and those who renounced worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religion and tradition other than one's own. My dear, don't worry, when I will discuss the Dhamma of Asoka, you can easily understand that the importance of that, because I try to give you information, inscriptional information about Dhamma, which Ashok wrote on his rock edicts. Like कि जब वो पूछता है धम्म क्या है, कियंचु धम्मे, और फिर दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में वो कहता है कि अपा सीनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, और कहते हैं कैसे ये होगा, तो कहता है आनारंभो प्राणानाम अविहिंसा भूतानाम मातारि पितरि सुसुसा थेर सुसुसा दास भतकम संप्रतिपति मित संस्तुत नटकानाम समलानाम अपव्ययता अपभांडता, इस तरह की बातें करता है। और कहता है कि धर्म के पालन में कुछ ऐसी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी जो धर्म को आपको पालन नहीं करने देंगी। 5 चीजों की बात करता है वो, चंडिलिए, क्रोधे, माने, ईर्षा, प्रचंडता। माय डियर, डोंट वरी,
आई विल डिस्कस दिस टॉपिक वेन हम जब अशोक के धम्म को पढ़ेंगे तो हम इस चीजों पे बात करेंगे विस्तार से। अभी कलिंग युद्ध को समझिए। यहीं पे अशोक डिसाइड करता है कि अब वो विजय घोष की जगह धम्म घोष को पालन करेगा, धम्म घोष का ही अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेगा। और यहीं पे सिंघली अनुसूतियां बौद्ध लिटरेचर कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म अडॉप्ट करता है और अशोक बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के हिंसा को त्याग देता है। लेकिन ये सेंटेंस पूर्णतः सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अशोक का राजा बनने के शुरुआत के 2.5 वर्षों तक उपासक बौद्ध धर्म में अपने को दीक्षित करता है। अगर आप भाब्रू बैराट का अभिलेख पढ़ें, अगर आप अशोक के भाब्रू बैराट इंस्क्रिप्शंस को देखें तो वहां पे वो लिखता है, खुद को कहता है कि एक शब्द का प्रयोग किया इह, और फिर कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। ये बात वो कहता है। तो इन चीजों के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ बढ़ा चढ़ा के इस बात को कह रहे थे कि अशोक बौद्ध धर्म अपना करके अहिंसक हो गया, अशोक बौद्ध धर्म अपना करके उसके अंदर बहुत सारे गुणों का आरोपण हो गया, बहुत सारे गुण उसके अंदर उत्पन्न हो गए, जो पूरी तरीके से सही नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आइए देखते हैं उसके बाद कि क्या करता है, कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। आई मीन टू से दैट कि धम्म घोष द एथिकल एंड मोरल, Ashok announcing the ethical and moral principle with Dhamma Ghosh, he took a step for the welfare of the people and animals. He sent the ambassadors to peace to the Greek kingdoms and West Asia and several other countries. But this did not mean that he became a weak-hearted pacifist. Contrary to this, he warned people that these goods measure may not be taken as a sign of weakness. Here he gives message that I announcing the Dhamma Ghosh, it does never mean that you feel कि मैं कमजोर हो गया हूं। मैं धम्म घोष की घोषणा कर रहा हूं, इसका ये कतई मतलब न निकाला जाए कि मैं कमजोर शासक हो गया हूं। वो क्लियर मैसेज देता है। व्हाट कहता है? ही वार्न्ड पीपुल दैट दिस गुड्स मेजर may not be taken as a sign of weakness. If need be, he would not hesitate in dealing severely with the erring. He did not pursue the policy of the peace for the sake of peace and under all conditions. Within the empire, he appointed the class of officers known as Rajuks, who are vested with the authority of not only rewarding people but also punishing them if he required. In his reign 14, he appointed Dhamma Mahamatta for the propagating of their religion. धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति करता है। I would like to write the last paragraph because it is very important. ये सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट पैराग्राफ, जिसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। जो कहीं से ये नहीं कहते कि अशोक ने धम्म नीति का जो पालन किया, अशोक जो ये कह रहा था कि हम धम्म घोष का जो अनाउंस कर रहे हैं उसका ये मतलब कतई ना समझिए आप कि हम कमजोर शासक हैं। मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के सहारे उन चीजों को समझाने का प्रयास किया। इसके आधार पर इजीली आप समझ सकते हैं कि अशोक ने अपनी सेना का विघटन नहीं किया था। देखिए क्या लिखता है, कहता है धम्म घोष
धम्म घोष, धम्म घोष he took step he took steps for the welfare of people. For the welfare of the people. For the welfare of the people. And animal. And animals. He sent ambassadors. He sent ambassador of peace to the Greek kingdom several other countries. Several other countries. But this did not mean that he became a weak hearted pacifist. Pacifist. Contrary to this, he warned people that these goods measure may not be taken as a
may not be taken as a sign of weakness. Sign of weakness. If need be, he would not hesitate in dealing severely with the erring. With the erring. He did not pursue the policy of peace. He didn't pursue policy of peace. Okay, my dear, these lines clearly explain the Ashokan policy, their Dham policy. Okay, the Dham goes, he took a step for the welfare of people and animals. He sent ambassadors of peace to the Greek kingdoms in West Asia and the several other countries. But this did not mean that he became a weak-hearted pacifist. Contrary to this, he warned people that these goods measures may not be taken as a sign of weakness. If need be, he would not hesitate to dealing severely with the erring. He did not pursue the policy of peace. That is what I am saying. This is the very clear message he given. My dear, अशोक उससे आगे बढ़ के भी कहता है, he did not pursue the policy of peace for the sake of peace and under all conditions. Within the empires, he appointed a class of officers known as Rajuks who were vested with the authority of not only rewarding people but also punishing them if required. वो अपने शासन काल के 23वें वर्ष में रज्जुक एंड धम्म महामात्र दो अधिकारियों को अपॉइंट करता है। क्यों? रज्जु को अधिकार देता है कि केवल तुम्हें शांति व्यवस्था ही नहीं, तुम्हें दंड देने का भी अधिकार है यदि कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो, यदि कोई धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है तो। धम्मामात को अपॉइंट करता है कि प्रजा में धार्मिक जो इथिकल और मोरल वैल्यूज है उनको लोग के अंदर बनाइए। और ये दोनों का तभी हो सकता है जब राजा इन चीजों को, जब प्रजा इन चीजों को माने, प्रजा की पॉलिसी को। मैंने आपसे कहा कि अशोक ने अपने सारे जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहां पे हैं? वो हाईवे के नजदीक है, वो उन चौराहों के नजदीक है जहां से व्यापारी गुजरते हो, रास्ते से निकलते हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट व्हाई ही यूजेस दैट प्लेस फॉर देयर इंस्क्रिप्शंस
which is situated on the grand way, grand path. Because we felt that कि जब अधिक संख्या में लोग वहां से गुजरेंगे तो इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे अपने जीवन में उतारेंगे। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अशोक की जो पॉलिसी थी, धम्म पॉलिसी, वो कहीं से ये शो नहीं करती कि इससे अशोक कमजोर है। वो हमेशा ये कहती है कि अशोक इन चीजों से ज्यादा ऊपर उठ करके अपने नए प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अशोक एक पावरफुल एम्परर के रूप में भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में विख्यात होता है। उसने अपने एम्बेसडर्स को मज्जिंता, गांधार, यवन देश, श्रीलंका, स्वर्ण, जावा, इंडोनेशिया, कितने देशों में उसने अपने एम्बेसडर भेजे शांति के लिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। माय डियर स्टूडेंट, दीज ऑल पॉइंट्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल डिस्कस द धम्म अशोका। हम धम्म अशोका जब बात करेंगे तो इन चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।